जब नीतीश कुमार महागठबंधन जो है उसको इंडिया गठबंधन बनाने की कवायद चल रहे थे, देशव्यापी जो एक बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद चल रहे थे, और तीसरा उसका मीटिंग जो दिल्ली में हुआ था, उस मीटिंग के बाद मैंने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो 162 सीटों का जो एक क्लस्टर तैयार किया है, उसमें नीतीश कुमार का लक्ष्य था कि 162 में से 50% सीट अगर हम, और अभी वो पिछले कई वर्षों से वो लगातार धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की भूमिका में बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से वो काम भी कर रहे हैं, और कहीं भी उनके किसी भी फैसले पर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है। तो एक नाम तो मनोज सिन्हा का है, और इस नाम पर पूरी तरह से भाजपा को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के कोर टीम का भी वो एक हिस्सा रहे हैं। जी, जब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भूमिका क्या होगी और उनको कितना मान सम्मान मिलता होगा। सीनियर लीडर भी हैं और फाउंडर मेंबर्स में भी आते हैं। बिल्कुल, कोई समझ भी नहीं पाता और नीतीश कुमार अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपने लिए ऊपर की कुर्सी रखी और उनके ठीक नीचे बैठे हुए थे अमित शाह, और उनके पैरेलल बैठा दिया उन्होंने सम्राट चौधरी। अब जिसको जो सोचना है सोचे, नीतीश कुमार तो ऊपर की कुर्सी में बैठ गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव है, लेकिन दिल्ली में चर्चा तेज हो गई है बिहार के चुनाव को लेकर। देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में आप बने रहे, हम आपको बताएंगे। देखिए 21 जुलाई को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं जगदीप धनखड़। उसके बाद उपराष्ट्रपति के सीट को लेकर कई नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती है। एनडीए में भी बैठक लगातार हो रही है और दूसरी तरफ महागठबंधन में भी बैठक लगातार हो रही है। देखिए उपराष्ट्रपति को लेकर आप जानते ही हैं कि बिहार से भी एक नाम जो है वो काफी चर्चा में रहती है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन है वो। तो देखिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। क्या लगता है बिहार में कौन है वो शख्स जिसका नाम हमेशा से चर्चा में रहता उपराष्ट्रपति को लेकर? नीतीश कुमार कहने में आपको शर्म लग रहा है? नीतीश कुमार का पिटारा तो आपके पास है, इसलिए हम सोचे कि ये सवाल का जवाब आपसे ले। इस बात को भी हम समझ रहे हैं कि देखिए आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लगातार आप बिहार के अलग अलग हिस्सों में सर्वे कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के बाद आप पटना लौटे हैं। मैंने आपको खबर में बैठा लिया। एक बात तो तय मान के चलिए आप कि आप जब बिहार में घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज इस चर्चा की जरूरत हमें क्यों पड़ी। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कल नीतीश कुमार जैसे एक कुर्सी बदले और ऊपर वाली कुर्सी पर बैठे तो एक चर्चा शुरू हो गई कि क्या नीतीश कुमार उस जगह बैठना नहीं चाहते थे, बैठने में उनको असुविधा हो रही थी जी, या फिर नीतीश कुमार का वो रणनीति था। उनकी चाणक्य नीति बहुत तेज चलती है। बिल्कुल, कोई समझ भी नहीं पाता और नीतीश कुमार अपना काम कर लेते हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपने लिए ऊपर की कुर्सी रखी और उनके ठीक नीचे बैठे हुए थे अमित शाह, और उनके पैरेलल बैठा दिया उन्होंने सम्राट चौधरी। अब जिसको जो सोचना है सोचे, नीतीश कुमार तो ऊपर की कुर्सी पर बैठ गए। तो क्या नीतीश कुमार उस ऊपर की कुर्सी पर जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक स्टेप ऊपर की कुर्सी? इसी का जवाब लेने हम आपसे आज आए हैं। बिल्कुल, मैं जवाब भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं भारत लाइव के दर्शकों को एक बहुत ही अलग तरह का एक टिप दे रहा हूँ। दीपक लगातार 10 दिनों तक एक जिला और एक लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। जो इन्होंने इनपुट निकाला है ना, बहुत ही घातक है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जा करके छोटे छोटे हमारे शॉर्ट्स जो हैं, या फिर दीपक ने जो लोगों के साथ संवाद किया है, लोगों से जो उनका अंदर का बात निकाला है, वो बहुत ही, कहा जाए तो आने वाले बिहार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आम जनता क्या सोचती है, राजनीतिक दलों को उसका भान भी तक नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं, जितने भी सर्वे रिपोर्ट हमने देखे हैं, उन सर्वे रिपोर्ट में जो पैरेलल दिखाया जा रहा है कि दोनों बराबर बराबर पलड़े पर चल रहे हैं, वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। और ये हमारा जो सर्वे था, ये जो हमारा पब्लिक ओपिनियन था, ये एकदम बिल्कुल बायस नहीं है। आपको पता है, अगर कहेंगे तो मैं ऐसे सैकड़ों लोगों की बात सुना दूंगा कि भारत लाइव बिल्कुल ही ऐसी खबरें करता है जो किसी के पक्ष विपक्ष की नहीं होती है। जो फैक्ट होता है उस पर हम बात करते हैं, निष्पक्ष होता है। जो हम निष्पक्ष बातों को लेकर के ही आते हैं, और ऐसा ही निष्पक्षता दीपक ने दिखाया है। लोगों की अपनी आवाज थी। ये वो लोग नहीं थे जो खरीदे हुए थे, ये कॉमन लोग थे, चौक चौराहे पर थे,
अलग अलग जाति समूह और उम्र के थे। आप उस खबरों को देखिएगा तो आप भूल जाइएगा कि देश में जितनी भी चर्चाएं चल रही हों, चाहे वो SIR को लेकर के चल रहा हो, या एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर के, वोटरों को लेकर के जो सवाल खड़े किए हैं, फर्जी वोटरों की जो बात की है, उन्होंने जिस तरह से डर पैदा कर दिया है अलग अलग राजनीतिक दलों के जहन में कि उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ये सभी चीज़ों का खुलासा उसमें आपको मिलेगा। आज हम जिस विषय पर आए उस विषय पर हम लौटते हैं। आपने पूछा कि कौन होगा वो जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए बिहार से जाएगा। बिल्कुल, हम बिहार से जाने वाले का नाम बताएंगे। आप लगातार सुन रहे होंगे 2022 में ये चर्चाएं शुरू हुई थी, जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ गए थे, तो कहा यह गया था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो हस्तांतरित कर दें बिहार की सत्ता भाजपा को और खुद राष्ट्रपति बन जाए। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति तक वो बनने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। नीतीश कुमार ने इन सभी बातों से इनकार किया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट ये कहती थी कि नीतीश कुमार ने इन सभी बातों को प्रोजेक्ट कर रहा था। मीडिया में कई रिपोर्ट्स आए थे जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। आज एक बार फिर से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए। तो क्या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्योंकि उपराष्ट्रपति की सीट अचानक खाली हुई, जैसा कि बताया अभी दीपक ने कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया। कारण उन्होंने जो बताया वो किसी को पसंद नहीं रहा था, क्योंकि बड़ी स्वस्थ नजर आ रहे थे और जिस तरह से वो कार्रवाई चला रहे थे वो भी देख करके लग रहा था कि वो पूरी तरह से एकदम फिट है। कड़े स्वर में वो बात किया करते थे और संसद को बहुत ही नॉर्मल ढंग से चला रहे थे। और अचानक से इस्तीफा उन्होंने दिया। तो क्या ये सीट खाली कराया गया है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस आज के खुलासे में, आज की जो कहानी हम लेकर के आए हैं उसमें कितना बड़ा ट्विस्ट है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हम इसके हेडलाइन की तरफ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के जब एक मत नहीं बन रहा हो बीजेपी और आरएसएस का, जैसा कि आपको पता भी होगा कि पिछले कई टर्म से जेपी नड्डा ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। बिल्कुल, जेपी नड्डा को रिप्लेस करने के लिए कोई ऐसा चेहरा पर कॉमन सेंसस नहीं बन पा रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। ऐसे में जेपी नड्डा लगातार कंटिन्यू करते जा रहे हैं, उनके कार्यकाल को बढ़ाया भी गया है। अब एक समस्या तो वहां खड़ी है ही, लेकिन दूसरी समस्या है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। बिल्कुल, तो इस पर किसको बैठाया जाए? कुछ नाम शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उनमें से हम आपको उस नाम की तरफ इशारा करते हैं और उसके बाद मुख्य नाम बताएंगे। पहले हम आप शुरुआत करते हैं मनोज सिन्हा से। मनोज सिन्हा को अच्छी तरह से आप जानते हैं, रेल मंत्री हुआ करते थे और अभी वो पिछले कई वर्षों से वो लगातार धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की भूमिका में बिल्कुल बहुत बेहतरीन ढंग से वो काम भी कर रहे हैं और कहीं भी उनके किसी भी फैसले पर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ है। तो एक नाम तो मनोज सिन्हा का है और इस नाम पर पूरी तरह से भाजपा को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और भाजपा के कोर टीम का भी कोई हिस्सा रहे हैं। जी, जब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे तो आप समझ सकते हैं कि उनकी भूमिका क्या होगी और उनको कितना मान सम्मान मिलता होगा। सीनियर लीडर भी हैं और फाउंडर मेंबर्स में भी आते हैं। दूसरा नाम है बीके सक्सेना। ये बीके सक्सेना कौन है? तो इनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को, अभी हम नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने जीत दिलाई है, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे फैसले हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, दिल्ली में कई ऐसे फैसले हैं, आम आदमी पार्टी उससे पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। बिल्कुल, आम आदमी के कई फैसले जो आम आदमी पार्टी ने किए, उन फैसलों पर विराम लगा करके जिस तरह से उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं, उसके खिलाफ उन्होंने उस फैसले को निरस्त किया है, उसको लेकर के ये काफी चर्चा में रहे हैं और इनका भी संबंध भारतीय जनता पार्टी की कोर टीम के साथ साथ आरएसएस के साथ भी लगा हुआ। बिल्कुल, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बीके सक्सेना का भी है, जो ट्रस्ट में भी है। मनोज सिन्हा और इनको अगर पलड़े पर रखा जाए तो दोनों बराबर है। अब सिर्फ उसमें करना क्या है कि उंगली अमित शाह इधर दबाते हैं या नरेंद्र मोदी दबाते हैं। आरएसएस ने दोनों नाम पर मुहर लगा दी जी, लेकिन ये आधी कहानी है, ये अधूरी कहानी है। दीपक, जो पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और आपने जिस कहानी को छेड़ा है उस कहानी में एक नाम बहुत ज्यादा चर्चित है और ये वो नाम है जो पटना जब आते हैं तो सरकार बदल जाती है। जब ये पटना आए थे तो मैंने कहा था कि इतने छोटे कार्यक्रम के लिए इतने बड़े आदमी का आने का मतलब होता है कि कोई संदेश है, कोई मैसेज है और ही गिव
प्रॉपर मैसेज टू नीतीश कुमार। मैं हरिवंश की बात कर रहा हूँ। हरिवंश सिंह ने, जो कि अभी राज्यसभा में उपसभापति हैं और दोनों ही के ट्रस्टवर्दी हैं, नीतीश कुमार के भी ट्रस्टवर्दी हैं और साथ साथ भाजपा के भी ट्रस्टवर्दी हैं। आपको याद होगा 2024 में जब ये सर्वे रिपोर्ट आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने वो खाका खींच दिया है, वो लाइन ड्रॉ कर दी है जहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में बड़ी मुश्किलें होंगी, उन्होंने गैर भाजपाई दलों को जुटा करके और एक बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इंडिया गठबंधन बनाकर। जी बिल्कुल। आपको याद होगा कि तब भी उपसभापति के पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि नीतीश कुमार महागठबंधन से में आ गए थे, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया था, लेकिन तब भी हरिवंश का बने रहना, और हमने कहा था कि वो खिड़की है जिसे नीतीश कुमार कभी भी खोल करके उस तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल, और ये ऐसा हुआ। जी। हरिवंश पटना में एक कार्यक्रम था, छोटा सा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आए, नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है और नीतीश कुमार पाला बदल देते हैं। 2024 के चुनाव के लिए ऑफर लेटर जो था वो लेकर के आए थे और उस ऑफर लेटर पर नीतीश कुमार ने बिना कुछ सोचे समझे हस्ताक्षर किया और 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर से एनडीए गठबंधन में वापसी कर गए 17 महीने महागठबंधन के साथ रहने के बाद। तो उस हरिवंश को लेकर के 2020 से लगातार जिस तरह से वो सदन को चला रहे हैं, उनका भी नाम, चूंकि सदन को चलाने का उनका अनुभव भी है और उपराष्ट्रपति का एक रोल जो है वो राज्यसभा को चलाने का भी होता है, बिल्कुल, उच्च सदन। ऐसी स्थिति में हरिवंश सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं और ये नीतीश कुमार के करीबियों में से एक है। बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड ने इनको कई बार प्रमोट किया है, आगे प्रमोट करेगी कि नहीं करेगी ये अलग बात है, लेकिन ये सबसे उपयुक्त नाम है। इसके अलावा कई और नाम भी इसमें नजर आ रहे हैं, जैसे तमिलनाडु से पद्मराजन के नाम आ रहे हैं। इसके बाद जीवन कुमार मित्तल दिल्ली से हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के श्रीमुखलिंगम गांव से आने वाले हैं नायडूगिरी राजशेखर को लेकर के भी चर्चाएं हैं कि दक्षिण में अपना जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी बढ़ाना चाहती है, उसके लिए हमने पहले ही बताया था कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, जिसमें डी पुंदेश्वरी और कितने लोगों का नाम भी आ रहा था, राजलक्ष्मी और कितने कितने नाम भी हमने जुड़वाए थे, सारे नाम आ रहे थे। तो साउथ में भी अपना प्रभाव जमाने के लिए तैयारी करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी पट्टी में जहां अचानक से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है, ये मुझे याद आ रहा है दीपक कि जब मैं संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा का एक एपिसोड कर रहा था 2024 के चुनाव से पहले, जब नीतीश कुमार महागठबंधन जो है उसको इंडिया गठबंधन बनाने की कवायद चल रहे थे, देशव्यापी जो एक बड़ा गठबंधन बनाने की कवायद चल रहे थे, और तीसरा उसका मीटिंग जो दिल्ली में हुआ था, उस मीटिंग के बाद मैंने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो 162 सीटों का जो एक क्लस्टर तैयार किया है, उसमें नीतीश कुमार का लक्ष्य था कि 162 में से 50% सीट अगर हम जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर कर देंगे, और लगभग वहां तक वो सफल हो गए हैं। बिहार की अगर बात करें आप तो उत्तर प्रदेश और बंगाल देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अपने रिकॉर्ड 2019 वाला नहीं दोहरा सकी, बिहार में नहीं दोहरा सकी भाजपा, और ना पश्चिम बंगाल में दोहरा सकी। ये हिंदी पट्टी के राज्य थे जिसको लेकर के 162 सीट 80, 40 और 42 जी। इसके अलावा हमने आगे की भी रणनीति बताई थी जिस पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फिट बैठे थे। भले ही नीतीश कुमार महागठबंधन इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, लेकिन इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के नहीं रहते हुए भी जो प्रदर्शन किया उससे साफ लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने क्लस्टर जो भी हैं उसके, चाहे वो साउथ के हों या नॉर्थ के हों, उसको मजबूत करना चाहिए। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पद पर रहे तो एक संदेश जाए, एक मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी उदार है। बिल्कुल, क्योंकि अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राहुल गांधी ने एक बड़ा हर्डल खड़ा कर दिया है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या तो विलय हो जाएंगी या विलीन हो जाएंगी। ये बात 2022 में के पहले या 2022 में ही जब जेपी नड्डा ने पटना की एक मीटिंग में कहा था तो नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था कि हमें तो समाप्त करने की बात की जा रही है, हम क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात भाजपा कर रही है। आज वही बात राहुल गांधी ने कहा है और आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने समझाया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के कल उनका जो एक दिन पहले का उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लें, या फिर कर्नाटका में जाकर के उन्होंने जो बात कही है वो जाकर देख सकते हैं आप।
इन सभी बातों को लेकर के ये सभी नाम जो हमने जुड़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नाम था रामनाथ ठाकुर। रामनाथ ठाकुर, उन्हीं के क्षेत्र से आप आ रहे हैं। बिल्कुल। आप समस्तीपुर में लंबे 10 दिन बिता करके आ रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं का आपने देखा भी होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन विधानसभाओं में आप देखिएगा जरूर, जो आपको सबसे सटीक विश्लेषण अगर नजर कहीं आएगा या सबसे सटीक जानकारी जो आपको प्राप्त होगी कि लोगों का रुझान क्या है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तब भी, या वहाँ के रहने वाले हैं तब भी, आपको वोट करना है तब भी, आपके नेता कैसे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, बड़ा समूह क्या सोच रहा है, अलग अलग जाति और धर्म के लोग क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें उसमें बहुत डिटेल्स में है, आप देख सकते हैं। तो रामनाथ ठाकुर का नाम सामने आ रहा है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि आपको 56 प्रकाश दे दिया जाए जी, 57वां 58वां भी आपको दे दिया जाए, तब कितना खाइएगा? पेट तो भर ही जाए। और समाजवादी विचारधारा या राजनीति में एक ही व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं लगता है। बिल्कुल। रामनाथ ठाकुर को मंत्री भी बनाया गया, रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भी भेजा गया। ये वही रामनाथ ठाकुर है जो अपना विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि रामनाथ ठाकुर को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? दूर दूर तक नहीं लगता है, क्योंकि इनके पास पहले ही जो चाहिए था वो मिल गया, और इसी वर्ष, पिछले ही वर्ष, इनके पिताजी को भारत रत्न दे दिया गया जी, कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि रामनाथ ठाकुर को बनाया जाए। लेकिन इसमें एक नाम जो बिहार से जा रहा है वो है हरिवंश का नाम। बिल्कुल। लेकिन हम उस नाम पे आ जाते हैं, हम आते हैं नीतीश कुमार की चर्चा करने के लिए। हमने कहा है कि नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी, तो नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद जो है वो नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने तभी पूरी होगी, ऐसा नहीं। नीतीश कुमार के कोई अपने हों जिनको वो चाहते हैं, उनको अगर उपराष्ट्रपति बनाने में वो सफल हो गए तो भाजपा को भी इस बात का अंदेशा हो जाएगा या उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी कि अब 12 सांसद कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। क्योंकि 12 सांसदों पर हस्ताक्षर हो जाएगा कि वो अब एनडीए गठबंधन में ही हैं और नीतीश कुमार भी बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी नहीं है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बने। हरिवंश को भी यदि उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है तो नीतीश कुमार के लिए उतना ही फ्रूटफुल होगा और उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। नीतीश के पास कहने के लिए ये होगा कि हमारा एक व्यक्ति ऊपर की किसी ओर बैठा हुआ है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि नीतीश कुमार महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहना चाहते हैं। हो सकता है कि आगे चल करके नीतीश कुमार ये छोटे छोटे पद नहीं, सीधे राष्ट्रपति का पद चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनको 26 तक इंतजार करना पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि नीतीश कुमार इस 2025 के विधानसभा चुनाव में एक लीडर के रोल में होंगे और उसके बाद ये फैसला होगा। लेकिन चूंकि आपने बताया भी था कि 9 सितंबर को चुनाव होना है, बिल्कुल, तो 9 सितंबर से पहले ये सारी चीजें आपको फाइनलाइज कर लेनी है, और यही वो समय है जब आपको सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीजों को भी सुलझाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है कि अगर नीतीश कुमार के चाहने, आरएसएस की मर्जी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कॉन्सेंट से, क्योंकि राजनाथ सिंह को भी बिहार आते जाते आपने देखा होगा, और इस पूरे कार्य के लिए जेपी नड्डा को अधिकृत किया गया है एनडीए गठबंधन की तरफ से कि सबसे बात करके कॉमन नाम जो है फैसला करें। तो जेपी नड्डा की दोस्ती नीतीश कुमार से भी अच्छी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार का मनचाहा कोई अगर उपराष्ट्रपति बन जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरा करने जैसी कहानी है। सर, आखिरी सवाल, कल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी या वीडियोस जो आ रहे थे, अमित शाह थे, नीतीश कुमार थे, सम्राट चौधरी थे, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे थे नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार को जो संदेश देना था वो दे दिया नीतीश कुमार जी। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये कार्यक्रम नीतीश कुमार और अमित शाह को नजदीक लाने का एक प्रयोजन है। इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अमित शाह को, जो कि रैली नहीं कर रहे थे, बाकी की चीजें नहीं कर रहे थे, लेकिन आ करके उन्होंने सीता माता का मंदिर का शिलान्यास थोड़े किया, वो तो टोटली पॉलिटिकल कार्यक्रम था। 10 मिनट का वो पूरा कार्यक्रम था जिसमें शिलान्यास हुआ जी, और आधे घंटे का राजनीतिक कार्यक्रम डिस्कशन था। लेकिन उस मंच से जिस तरह से उस धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में बदला गया, यही तो खासियत रही है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर पा रही है और न करना चाहती भी है।
राम मंदिर को लेकर के आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले आनंद फानन में कैसे उसका उद्घाटन किया गया, और अब सीता माता के मंदिर का शिलान्यास करना उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष ने कई बातें कही हैं, और जिस तरह से जिस वे में जिस रास्ते से अमित शाह ने सारी बातें कही, वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया गया है और ये राजनीतिक संदेश देने की बात थी। इन सब बातों के साथ साथ आपने जो पूछा है कि नीतीश क्या संदेश देना चाहते थे, नीतीश ने संदेश दे दिया है कि नीतीश या बॉस इफ यू थिंक और नॉट। बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में नीतीश के ही का हाथ में कमान बिहार का रहेगा, तभी बिहार में आप कुछ कर पाएंगे, वरना नीतीश कुमार को आपको पता ही है क्या करते हैं, एक खिड़की तो हमेशा खुली रहती है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को लेकर जिन नामों की चर्चाएं तेज हो गई थी, हमने आपको एक एक करके बताया है। और देखिए, बाबा जो कह रहे थे समस्तीपुर को लेकर, हम आपको बता दें कि बिल्कुल हम लोग सर्वे कर रहे थे समस्तीपुर में। आप देखेंगे तो हमारी जो खबरें हैं वो गली चौराहे, और अगर आप देखने और आगे देखेंगे तो उसमें आप जमीन से जुड़े लोग, किसान, महिलाएं, हर तरीके के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, छात्र भी हैं। आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने डोमिसाइल की भी बात की है। बीपीएससी टीआरई 4 में जो डोमिसाइल लागू है उस पर भी हमने छात्रों से बात किया है, और उसके बाद 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिली है उस पर भी हमने चर्चा की है। और वृद्धा पेंशन तो बढ़ाई है, दिखाई आपने 400 से 1100 कैसे हुआ। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।